भैया जल्दी से बैठ जाए यार, फिट हो जाए कहीं। और टाइम पे क्यों नहीं आते आप लोग यार? और तो जल्दी बैठे, उठक बैठक लगी होती सारी क्लास में। जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 12 में आज का लेक्चर हमारे इस पूरे चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें प्रोबेबली सबसे अहम लेक्चर है। इसमें हम कंसेप्ट्स सीखेंगे कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट एरियाज को वेरीफाई करने के लिए। आपको याद होगा इससे पहले चैप्टर 3 में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि ऑडिटर के जो टोटल प्रोसीजर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर उन प्रोसीजर्स को कहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एरियाज आ रहे होते हैं जैसे सेल्स, परचेजेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट्स, इक्विटी, लॉन्ग टर्म लोन, पेरोल एक्सपेंसेस, इन सारे हर एरिया को ऑडिटर ने वेरीफाई करना होता है। और इन एरियाज को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहते हैं। एग्जाम क्वेश्चन में समटाइम इन्हें ऑडिट प्लान या ऑडिट प्रोग्राम का नाम भी दिया जाता है। जैसे हो सकता है किसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में वो ये कह दे कि क्रेडिटर से रिलेटेड ऑडिट प्लान या ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करो। तो आपने चैप्टर 9 में पढ़ा होगा कि प्लानिंग एक्टिविटीज में 2 चीजें शामिल होती हैं, ऑडिट स्ट्रेटजी डिसाइड करना और ऑडिट प्लान डिसाइड करना। और ऑडिट प्लान में हमने पढ़ा था कि इसमें नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म लिखे जाते हैं, जिनमें सबसे अहम चीज होती है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। बाकी टेस्ट ऑफ कंट्रोल और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी ऑडिट प्लान का हिस्सा होता है, लेकिन सबसे अहम चीज क्या होती है हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो पहली चीज जो हमने ये सीखी वो ये कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स उन प्रोसीजर्स को कहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एरिया को वेरीफाई करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी एरियाज अपीयर हो रहे होते हैं ऑडिटर ने हर एक को वेरीफाई करना होता है। अब हर एक एरिया को वेरीफाई करना है, उसके लिए प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं उसने। देखें, ये कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि कॉमन होते हैं डिफरेंट एरियाज में, कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ किसी एक एरिया में परफॉर्म किए जाते हैं। हमारे आज के लेक्चर का फोकस होगा कि वो प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो फ्रीक्वेंटली परफॉर्म किए जाते हैं, जो जनरल नेचर का है, जो कॉमन है, जो ज्यादातर एरियाज में परफॉर्म किए जाते हैं, उनको सीखें। और आज का लेक्चर अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो लेक्चर एंड पे आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि आपने और कुछ भी नहीं अगर इस चैप्टर में से याद किया, एक लफ्ज भी नहीं याद किया, लेकिन आज का लेक्चर अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, तो इस काबिल होंगे आपको कोई सा भी एरिया कह दिया जाए कि इसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखो, आप तकरीबन 50% सब्सटेंटिव प्रोसीजर उस एरिया के लिख सकेंगे। लेकिन याद रखें 50% एग्जाम में पास होने के लिए काफी नहीं है, इसीलिए हमें बाकी के 50% प्रोसीजर्स भी याद करने होंगे जो कि स्पेसिफिक होते हैं हर एरिया से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर के हवाले से 3 चीजें सीखनी हैं। एक, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम में कितनी तरह से क्वेश्चन सेट कर सकता है इस टॉपिक में से, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में से। दूसरा, हम सीखेंगे कि हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ड्राफ्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है। और तीसरा, फिर हम जो ज्यादातर प्रोसीजर्स प्रैक्टिकली परफॉर्म होते हैं उन प्रोसीजर्स को सीखेंगे कि वो प्रोसीजर कौन कौन से हैं जो प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा परफॉर्म होते हैं,
जिसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली परफॉर्म प्रोसीजर भी कहा जा सकता है, और वो किन किन एरियाज में परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखिए, जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 12 राइस बुक के मुताबिक सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन एग्जाम में दो तरह से टेस्ट कर सकता है वो या तो वो इस क्वेश्चन को सिंगल क्वेश्चन के तौर पे सेट करेगा, यानी सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बारे में पूछेगा और किसी कंसेप्ट को साथ में ऐड नहीं करेगा, या वो इस टॉपिक के साथ ऐड कर देगा कोई दूसरा टॉपिक, कंबाइन कर देगा किसी दूसरे टॉपिक के साथ, या तो सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन सेट करेगा या इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को मिला देगा किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अगर वो सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर का, सिंगल सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन सेट करता है तो या तो हमसे पूछेगा सारे एरिया के बारे में सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जैसे हमसे कह सकता है कि इन्वेंट्री को कैसे वेरीफाई करें, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आ रही है, अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। जैसे हमसे कह सकता है कि फिक्स एसेट्स को आप कैसे वेरीफाई करोगे, डेटर्स को कैसे वेरीफाई करोगे, बैंक बैलेंस को कैसे वेरीफाई करोगे, वो पूरे का पूरा एरिया पूछ लिया उसने। या तो हमसे पूरे का पूरा एरिया पूछ लेगा या हमसे उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक पोर्शन पूछ लेगा। ठीक है, जैसे हो सकता है वो ये ना कहे हमसे कि मुझे फिक्स एसेट्स को कैसे वेरीफाई किया जाता है ये बताओ, बल्कि वो सिर्फ इतना बताए कि मुझे बताओ, इतना पूछे कि डेप्रिसिएशन को कैसे वेरीफाई करोगे ये बताओ। हो सकता है हमसे ये पूछे कि क्लाइंट ने रीवैल्यूएशन की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, इसको कैसे वेरीफाई करोगे ये बताओ। इसका मतलब है हमने बाकी के फिक्स एसेट से रिलेटेड बाकी के प्रोसीजर नहीं बताने होंगे, सिर्फ जो स्पेसिफिक एरिया उसने पूछा है वो बताना होगा। मे बी वो हमें पूरे का पूरा बैंक बैलेंस के प्रोसीजर ना पूछे, सिर्फ इतना कहे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करोगे बताओ। इन्वेंट्री सारे का सारा एरिया ना पूछे, सिर्फ इतना पूछे कि इन्वेंट्री की एनआरवी कैसे वेरीफाई करोगे वो प्रोसीजर बताओ। ठीक है, क्रेडिटर सारे का सारा एरिया ना पूछे, अगर तो सारा एरिया पूछता है तो वो तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, हम सारे प्रोसीजर लिख देंगे। लेकिन अगर वो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द एरिया पूछता है, जैसे क्रेडिटर्स में सिर्फ इतना पूछे कि मुझे बाकी के प्रोसीजर नहीं, सिर्फ कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर को कैसे इंश्योर करोगे ये बताओ, तो फिर हमने जो अपने प्रोसीजर, स्पेसिफिक प्रोसीजर है, सिर्फ वही उसको बताने होंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह से सेट कर सकता है, या तो पूरा एरिया पूछेगा या उसका कुछ स्पेसिफिक पार्ट पूछेगा। ठीक है, पहले जो पास में क्वेश्चन सेट होते थे आज से 2-3 साल पहले, वो नॉर्मली पूरा एरिया पूछ लिया करता था। आईकेएफ के क्वेश्चन बैंक में कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं पूरा एरिया पूछ रहा है। लेकिन अब रीसेंट ट्रेंड क्या है, वो कहता है पूरा एरिया, तो इसका मतलब है अगर 10 प्रोसीजर है, स्टूडेंट ने 6-7 तो याद किए ही होते हैं, तो मैं बजाय ये कि पूरा एरिया पूछूं, मैं उसमें से जो अहम है, जो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट लगेगा, मैं उसके प्रोसीजर पूछ लेता हूं 2-3 नंबर के साथ। तो पार्ट ऑफ द एरिया भी पूछ सकता है, कंप्लीट एरिया भी। अच्छा, जब पार्ट ऑफ द एरिया पूछेगा तो उसमें दो ऑप्शन है, या तो वो सीधा सीधा पूछ लेगा कि बताओ एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री कैसे इंश्योर करोगे, सीधा सीधा पूछ लिया उसने रट्टा स्टाइल में कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री क्या है। या वो केस स्टाइल में पूछ लेगा। केस स्टाइल में पूछने का मतलब क्या है, वो हमें छोटी सी स्टोरी बना देगा। वो कहेगा आप एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, वहां पे आपने देखा कि कुछ इन्वेंट्री ऐसी पड़ी हुई है जो डिफेक्टिव है, कुछ इन्वेंट्री ऐसी पड़ी हुई है जो कई अरसे से सेल नहीं हुई। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये इन्वेंट्री सही वैल्यू पे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की गई है। अब थोड़ा सा उसने केस स्टडी स्टाइल में हमें दे दिया। अब क्या इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये अंदाजा लग रहा है, हम इस चीज पे पहुंच रहे हैं कि ये एनआरवी से रिलेटेड प्रोसीजर पूछ रहा है। वो हो सकता है हमें कंप्लीट या तो रट्टे स्टाइल में दे दे, बताओ प्रॉपर्टी रिवैल्यूड अमाउंट पे प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज की गई है, बताओ कैसे वेरीफाई करोगे, रट्टे वाला। या वो कहेगा आप एक कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हुए, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करवाया है, एबीसी कोई कंसल्टेंट्स हैं उनसे, बताइए इस सिचुएशन में आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। अब देखिए रिक्वायरमेंट में उसने क्लियरली नहीं कहा
कि मुझे रीवैल्यूड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर बताओ। रिक्वायरमेंट में क्या कहा, इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। जब हमने इस सिचुएशन को पढ़ा ऊपर तो हमें पता चल गया कि भाई ये फिक्स एसेट में रीवैल्यूएशन के प्रोसीजर हमसे मांग रहा है। तो वो क्वेश्चन को फर्क कोई नहीं पड़ता, असल में ये केस स्टाइल में जो क्वेश्चन है ये भी रटे वाला ही क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इसमें आपको पहले गौर से सोचना पड़ता है कि ये एरिया कौन सा, ठीक है, ये एरिया कौन सा है। जैसे हो सकता है वो कहे क्लाइंट ने ड्यूरिंग द ईयर एक फिक्स एसेट्स को एक्वायर किया, उसकी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की 10 ईयर्स, या उसका डेप्रिसिएशन रेट एस्टिमेट किया 10%। बताइए आप क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इस सिचुएशन में। अब इससे हमें मुझे ये लग रहा है कि एग्जामिनर पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्लियरली उसने नहीं कहा कौन सा, मुझे पूछ रहा है कि फिक्स एसेट का एरिया है और उसमें वो फोकस कर रहा है डेप्रिसिएशन के ऊपर, तो डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर मुझे बताने चाहिए, ठीक है। तो हमें केस को पढ़ना पड़ेगा और अंदाजा इस सिचुएशन में कि वो किस एरिया के सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछ रहा है। जब एक दफा हमें अंदाजा हो गया उसके बाद वो सारा रटे वाले क्वेश्चन बन जाएगा। तो समझ आ गई आपको कि एग्जाम में अगर सिंगल क्वेश्चन उसने सेट किया, मतलब सोलो इसी टॉपिक को टेस्ट किया, कितने तरीकों से टेस्ट कर सकता है। या तो पूरा एरिया पूछ लेगा, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उसमें या तो रटे स्टाइल में कह देगा एक लाइन में इसके प्रोसीजर बताओ, या 4-5 लाइनों में वो थोड़ा केस स्टडी स्टाइल देने की कोशिश करेगा। इसमें आपने ध्यान से समझ लेना है एरिया कौन सा पूछ रहा है, सिचुएशन के लिहाज से आपको देखना पड़ेगा। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में उसने कहा कि आपका क्लाइंट ऐसा है, उसने कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल की, फॉर एग्जांपल होटल है, होटल से खाना खा के कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई, उन्होंने होटल के खिलाफ केसेस कर दिए। बताइए इस सिचुएशन में आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तो केस को पढ़ के लग रहा है ये प्रोविजन फॉर लिटिगेशन के प्रोसीजर पूछ रहा है कि लिटिगेशन की प्रोविजन हमने या डिस्क्लोजर सही दिया कि नहीं दिया। तो वो केस पढ़ के थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ता है, अंदाजा अगर सही लग लिया उसके बाद वो रटे वाला क्वेश्चन बन जाता है। ये पोर्शन क्लियर हो गया। सिंगल क्वेश्चन जो सिंगल टॉपिक के तौर पे टेस्ट करेगा कैसे करें। इसके बाद आते हैं वो कंबाइन भी कर सकता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर के टॉपिक को दूसरे चैप्टर्स के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। कैसे, किसके साथ। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट वाले क्वेश्चन में आपने शायद कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़े हो, अक्सर क्वेश्चन में तो स्टेशन बताता था, कहता था बताओ इम्प्लीकेशन और रिपोर्ट क्या, इम्प्लीकेशन ओपिनियन क्या है। लेकिन आपने शायद कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पढ़े हो जिनमें वो इम्प्लीकेशन रिपोर्ट बाद में पूछता था, पहले कहता था बताओ ऑडिटर इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, बताओ ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ठीक है, अभी मजीद आगे चल के हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें मजीद इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि जिसमें वो रिपोर्ट पे इफेक्ट भी पूछ रहा है और साथ में ये भी पूछता है कि बताओ इस सिचुएशन में आप प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे। या वो रिस्क वाले टॉपिक के साथ सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ऐड कर सकता है। कुछ क्वेश्चन में कहता है मुझे सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करके दे दो, लेकिन आपने प्रैक्टिस की होगी, वो हमने रिक्वायरमेंट को अभी अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते थे जिनमें कहता था मुझे रिस्क भी आइडेंटिफाई करके दो और ये भी कहता था प्रोसीजर क्या परफॉर्म करोगे ये भी बताओ। तो रिस्क वाले टॉपिक के साथ भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ऐड कर सकता है। और तीसरा अभी एक और टॉपिक हमने नहीं पढ़ा कि ऑडिट मैटर। आपको नाम का अंदाजा है, 2-3 एग्जांपल्स आपको याद भी होंगी, याद है, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इम्पेयरमेंट और चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, और टैक्स कंटीजेंसी भी थे, बिल्कुल टैक्स कंटीजेंसी। तो की ऑडिट मैटर वाले टॉपिक में भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर को पूछ लेता है। बाजू का लिस्ट दे के कहता है कि बताओ इसमें से कौन सा की ऑडिट मैटर आएगा, किस सेशन में किस में नहीं आएगा, और इस पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होंगे आपके। तो उसमें भी ये भी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन ये 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कंक्लूजन ये कि हमारा ये जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का टॉपिक है सिंगल क्वेश्चन भी सेट कर सकता है अकेला भी, और किसी दूसरे टॉपिक के साथ भी मिला सकता है, ठीक है। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर याद रखिए, अभी बता दूं 3 चैप्टर है हमारी राइस बुक के मुताबिक, 3 चैप्टर। मैंने को पहले बताया था कैफ 9 लेवल वो लेवल है कि जहां पे आके स्टूडेंट फिल्टर आउट हो जाते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो सीरियस होते हैं, जो नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो AFC कैफ 1, 2, 3 लेवल पे फिल्टर हो जाते हैं।
यहाँ पे स्टूडेंट सारे पढ़ते हैं लेकिन सारे पास नहीं हो पाते। आप अगर पास और फेल होने वाले स्टूडेंट में फर्क देखें, बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो एक रीजन होती है वो ये कि जो फेल होने वाले स्टूडेंट है वो अक्सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल चैप्टर 11, सब्सटेंटिव प्रोसीजर चैप्टर 12 और आईटी वाला चैप्टर 13, ये 3 टॉपिक उनके वीक होते हैं, या वो छोड़ के चले जाते हैं या बराए नाम इनकी प्रिपरेशन करते हैं। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप खुद देख लें कितना अहम है, अकेला क्वेश्चन भी आ सकता है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और ये हर पेपर में 10, 12, 15 नंबर का पेपर जो है इस टॉपिक पे बेस कर रहा होता है। यहाँ तो अकेला क्वेश्चन पूछता है, यहाँ दूसरों के साथ मिला के। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हमसे वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछता है एग्जाम में, चाहे अकेला क्वेश्चन पूछे चाहे मिला के पूछे किसी दूसरे टॉपिक के साथ, अगर हमसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछता है उसको ड्राफ्ट कैसे करना है। देखिए ड्राफ्ट करने में एक प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट उसको कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में ड्राफ्ट नहीं करते, कन्फ्लिक्ट है। देखिए हमें हमारे एजुकेशन कैरियर में रटा लगाना पड़ता है, ये लाजमी होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ रटा हमें लगाना पड़ता है। लेकिन रटा लगाने का असूल ये होता है कि सबसे पहले डिसाइड कर लें आपने किस चीज का रटा लगाना है और कम से कम रटा होना चाहिए। रटा जितना ज्यादा मटेरियल का आप रटा लगाने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए उसको याद करना मुश्किल हो जाएगा और रिवाइज करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर को पहली तो हमारी कोशिश ये होगी कि आधे से ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो हैं किसी भी एरिया के, उनको कंसेप्चुअली समझ लें, हमें रटा ना लगाना पड़े। और बाकी जो तकरीबन 50% रह जाएंगे प्रोसीजर, उनको भी अब जब हम रटा लगाएंगे तो कम से कम सिर्फ कीवर्ड, सिर्फ हेडिंग को याद करेंगे। हम पूरे का पूरा सेंटेंस याद नहीं करेंगे, वो याद नहीं होता। स्टूडेंट कुछ याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर भूल जाता है, वो जितनी मेहनत याद करने में लगाई होती है वो भी ज़ाया हो जाती है। तो पहली चीज हम याद करेंगे सिर्फ कीवर्ड्स किसी भी एरिया में। 50% के करीब ये आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ लिया, समझ लीजिए ये चैप्टर आपने 50% कवर कर लिया, एक लेक्चर में 50% चैप्टर कवर कर लिया अगर आज का लेक्चर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। तो हमारे 50% के करीब तो हम कवर कर लेंगे, बाकी के लिए हमें याद करना पड़ेंगे प्रोसीजर कुछ, लेकिन उनमें भी हमने कम से कम रटा लगाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ कीवर्ड्स को याद करेंगे हम, कंप्लीट सेंटेंस को नहीं। सेंटेंस पढ़ेंगे जरूर, समझ लेंगे क्या कहना चाह रहा है, याद सिर्फ कीवर्ड्स करेंगे, लेकिन जब एग्जाम में लिखेंगे तो सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे डेटर्स का अगर वो हमसे प्रोसीजर पूछता है, मैं याद करूंगा सिर्फ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, याद सिर्फ इतना करूंगा, मैं इससे ज्यादा याद नहीं करूंगा। लेकिन एग्जाम में जब पूछेगा तो मैं उससे सेंटेंस फॉर्म में बताऊंगा, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ डेटर्स फ्रॉम सेल्स लेजर एंड सेंड कंफर्मेशन लेटर टू देम। एग्जाम में मैंने उसे कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में बताया, लेकिन याद करने के लिए सिर्फ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इन्वेंट्री का पूछेगा, याद करने के लिए सिर्फ एक कीवर्ड, क्या, फिजिकल वेरिफिकेशन। लेकिन एग्जाम में जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम स्टॉक शीट एंड चेक वेदर, इंस्पेक्ट वेदर इन्वेंट्री इज फिजिकली प्रेजेंट। एग्जाम में कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन याद कर, अगर आपने पूरा सेंटेंस याद किया नहीं हो पाएगा, अभी बता रहा हूं, आपकी सारी मेहनत जाया कि नहीं हो पाएगा, मिक्स हो जाती है चीजें, कंसेप्ट भी नहीं बन पाता और मेहनत भी जाया होती है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ याद करना है कीवर्ड्स में। लेकिन एग्जाम में अगर एग्जाम में सिर्फ कीवर्ड्स लिख दिए ना, नंबर नहीं देगा एग्जाम में। एक असूल आपको बता देता हूं सब्सटेंटिव प्रोसीजर ड्राफ्ट करने का, बाकी सारे असूल छोड़े, ये 2-3 बातें ज़हन में रखें और ये एक असूल। आप दुनिया का कोई भी प्रोसीजर लिख रहे हैं, आपके प्रोसीजर से क्लियर होना चाहिए ये किस एरिया का प्रोसीजर है। अगर आपके प्रोसीजर से ये नहीं क्लियर हो रहा ना किस एरिया का प्रोसीजर है, 1 नंबर नहीं देगा, आधा नंबर भी नहीं देगा। मैं एग्जाम में लिख देता हूं फिजिकल वेरिफिकेशन, क्या पता चल रहा है इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं, फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा हूं, कैश की बात कर रहा हूं, तो ये तो प्रोसीजर तीनों में परफॉर्म हो सकता है, एग्जामिनर मुझे मार्क्स नहीं देगा। मैं लिखता हूं सेंड कंफर्मेशन लेटर,
क्या मेरे प्रोसीजर से क्लियर हो रहा है? मैं डेटर को सेंड कर रहा हूं, क्रेडिटर को सेंड कर रहा हूं, बैंक को सेंड कर रहा हूं, लॉयर को सेंड कर रहा हूं? एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। मैंने कहा कैलकुलेट टर्नओवर रेशो, क्या मेरे प्रोसीजर से क्लियर हो रहा है? मैं डेटर टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर रहा हूं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, तो नहीं देगा। तो सबसे बड़ा असूल ज़हन में रखिए कि आप दुनिया का कोई भी प्रोसीजर लिख रहे हो, आपके प्रोसीजर से क्लियर होना चाहिए, प्रोसीजर पढ़ के, कि ये किस एरिया से रिलेट कर रहा है। तो पहला असूल, कीवर्ड्स याद करेंगे हम, लेकिन एग्जाम में सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे। उलट नहीं करना, याद सेंटेंस फॉर्म में नहीं करना, एग्जाम में कीवर्ड्स नहीं लिखने। ज़हन में रखिए, जिंदगी आसान रखनी है आपने अपनी, और फिर पासिंग मार्क्स भी लेने हैं। दूसरे नंबर पे स्पेसिफिक प्रोसीजर भी लिखने हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं कहते हैं सर लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया हमें, ये प्रोसीजर भी, इसका मतलब है आपने कहा था कि अगर ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया तो हम हर एरिया 50, एग्जाम में कोई भी एरिया आ जाए हम 50% तक प्रोसीजर लिख सकते हैं, तो 50% पासिंग मार्क्स होते हैं। हमें बस, हमने स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं सीखना है, वो तो याद करने पड़ेंगे, हम उस तरफ जाते ही नहीं है। तो भाई 50% तक, मैं अपनी बात पे कायम हूं, 50% तक प्रोसीजर आप लिख पाएंगे, लेकिन याद रखें इंसान है, परफेक्ट नहीं है, गलती हो सकती है। एक भी गलती होगी ना एक प्रोसीजर में भी पासिंग मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए लाजमी है कि हम ये आज के लेक्चर में सारे जितने भी 17-18 एरियाज हैं हमारे सिलेबस में, 50% तक सब एरियाज के सब्सटेंटिव प्रोसीजर सीख लेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। लेकिन इसके बाद चैप्टर यहां पे खत्म नहीं हो जाता, हमने इसके बाद जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं उनको भी याद करना है, लिख रहे, ठीक है। और ये ज़हन में रखिए, ये भी रिस्क है, क्या आई कैप पूरा एरिया ना पूछे, वो पूछी स्पेसिफिक ले, तो हो सकता है पूछिए स्पेसिफिक ले, उस सूरत में तो आपका सारा एरिया निकल गया अगर आपने ये प्रिपेयर नहीं किया हुआ। तो जनरल प्रोसीजर भी याद कर रहे हैं, स्पेसिफिक भी। क्लियर हो गया यहां तक? आगे चलते हैं। कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स का नेम भी मेंशन करें। डॉक्यूमेंट्स का नेम भी, जब प्रोसीजर लिख रहे हो तो याद रखें हर एरिया में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर एरिया में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होती हैं। हमने अपने प्रोसीजर में उस एरिया के प्रोसीजर लिखते हुए डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करना है। जैसे वो आई कैप कहता है बताओ सेल्स को कैसे वेरीफाई करोगे। अब बताइए, एक स्टूडेंट है उसने प्रोसीजर लिखे, उसमें गुड्स डिस्पैच नोट, सेल्स ऑर्डर, सेल इनवॉइस इनका जिक्र ही नहीं किया। एक दूसरा स्टूडेंट है उसने सेल्स ऑर्डर का भी जिक्र किया, उसने गुड डिस्पैच नोट, उसने सेल इनवॉइस का भी जिक्र किया। क्या आई कैप दोनों को एक जैसे मार्क्स देगा? नहीं, दूसरे का कंसेप्ट बता रहा है, प्रोसीजर बता रहा है, उसका इसका कंसेप्ट ज्यादा बेहतर है। तो याद रखें कि जिस एरिया में डॉक्यूमेंट्स बनती है कोई ना कोई, हमने डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करना है। परचेजिंग में किन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करेंगे? परचेज ऑर्डर का, गुड रिसीट नोट का, परचेज इनवॉइस का, ठीक है। बैंक एरिया में किन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का और बैंक स्टेटमेंट का, उनका जिक्र करेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स जहां पे रेलिवेंट हैं, प्रिपेयर हो रही हैं, हमने उनको जिक्र करना, उनका नाम लिखना है, ठीक है। सम टाइम खास तौर पे वो खुद भी कहता है भाई डॉक्यूमेंट्स जरूर लिखो प्रोसीजर में, ठीक है। एरिया के प्रोसीजर बताते हुए डॉक्यूमेंट, इसको कहता है प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड एंड एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड। एविडेंस का मतलब क्या होता है? बताओ भाई किस इंफॉर्मेशन से, किस डॉक्यूमेंट पे प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, ठीक है। चेक वेदर सेल्स हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड, या चेक वेदर अमाउंट ऑफ सेल्स इज करेक्ट। भाई यही नहीं बताया, जबकि चेक सेल इनवॉइस पे करेंगे वो कैसे पता चलेगा? तो डॉक्यूमेंट्स का नाम भी मेंशन करना। और अगर हो, फोर्थ वाली ऑप्शनल है, स्टार्ट में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है इसमें। फोर्थ अगर कर सके बहुत अच्छी बात, ना कर सके परेशान नहीं होना। क्या के प्रोसीजर के साथ अगर असर्शन भी लिख दे, सबके साथ ना सही कुछ के साथ लिख दे, लेकिन अगर असर्शन भी लिख दे बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर आपको पता है कि ऑडिटर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं एग्जाम में लिखता हूं परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन सैंपल ऑफ एसेट, क्या ये प्रोसीजर ठीक है?
क्यों ठीक नहीं है भाई? बता ही नहीं रहा किस पे कर रहा है, इन्वेंट्री पे कर रहा है, फिक्स एसेट पे कर रहा है, कैश पे कर रहा है। अच्छा, मैंने ये प्रोसीजर लिखा, परफॉर्म सेलेक्ट सैंपल ऑफ इन्वेंट्री एंड परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन। प्रोसीजर ठीक है। अगर मुझे पता है कि इससे एग्जिस्टेंस की असर्शन वेरीफाई होती है तो साथ में ये भी लिख दें टू कंफर्म एग्जिस्टेंस, बहुत अच्छी बात है अगर मुझे पता है। लेकिन अगर नहीं पता, शक शुबे वाली बात, तो फिर चाहे असर्शन ना लिखें, ठीक है? फिर तो असर्शन लिखना आपके लिए प्रेफरेबली है, रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन आपको क्लियरली वैसे असूली तौर पे पता होना चाहिए कि किस प्रोसीजर से कौन सी असर्शन वेरीफाई होती है। बहरहाल अभी नहीं भी है पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे आप आगे टॉपिक को पढ़ते जाएंगे समझ आती जाएगी। तो बताइए, ड्राफ्टिंग करते हुए हमने किन चीजों का ध्यान रखना है? एक तो सबसे अहम बात, गोल्डन रूल बताया, क्या आपका प्रोसीजर पढ़ के इतना पता चल रहा हो किस एरिया से रिलेट कर रहा है। फिर उसके बाद हमने सेंटेंस फॉर्म में प्रोसीजर लिखना है, लेकिन याद कीवर्ड्स में करना है। जनरल प्रोसीजर आज याद हो जाएंगे हमें, लेकिन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स को भी नहीं छोड़ना। और डॉक्यूमेंट्स अगर किसी एरिया में बन रही हैं तो जो जो डॉक्यूमेंट्स बन रही हैं हमने उनका जिक्र भी करना है, किसी ना किसी प्रोसीजर में उनका जिक्र कर दें कि ये डॉक्यूमेंट्स भी हम चेक करेंगे। असर्शन अगर हो सके तो, और जब हो सके प्रोसीजर के साथ असर्शन भी लिख दें, बेहतरीन हो जाएगा प्रोसीजर। लेकिन अगर असर्शन अभी नहीं ग्रिप, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले वाले 3 स्टेप पे अपनी ग्रिप करना है। क्लियर हो गया ये कैसे ड्राफ्टिंग करने हैं? अभी तक मैंने आपको ये बताया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितनी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से। फिर ये बताया कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमने उसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है। अब आ जाते हैं टेक्निकल कंसेप्ट की तरफ। ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था ना, किसी तरह का क्वेश्चन आ, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। टेक्निकल कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि वो कौन कौन से प्रोसीजर हैं जो प्रैक्टिकली ज्यादातर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, उन प्रोसीजर की लिस्ट है आपके सामने, वन बाय वन हम इन प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये प्रोसीजर नॉर्मली किन एरियाज में परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला प्रोसीजर कौन सा है? एग्री करना। भाई एग्री करने का क्या मतलब है? किसको किसके साथ एग्री करना? सुन लें, आप में से किसी स्टूडेंट को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या फर्क है? बिजनेस लॉ में वो एक जगह पे समझाता है फर्क। क्या फर्क है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारी 5, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं? वो जर्नल, लेजर, ट्रायल वगैरह, और जो नीचे जो भी हो रिकॉर्ड बन रहा होता है। कुछ सब्सिडी रिकॉर्ड भी बन रहा होता है। सब्सिडी रिकॉर्ड पता है? सब्सिडी लेजर, सेल्स लेजर और परचेज लेजर। हाँ बिल्कुल। तो सुने, एग्री का मतलब ये है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फिगर अपीयर हो रही है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, जर्नल ट्रायल लेजर ट्रायल के साथ, जर्नल लेजर ट्रायल के साथ मैच करना है कि वो दोनों सेम है कि नहीं। असूली तौर पे देखिए, जो फिगर जर्नल लेजर में आ रही है क्लोजिंग बैलेंस, वही ट्रायल बैलेंस में होनी चाहिए, वही इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में जानी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो हमने क्या देखना है? सबसे पहली चीज, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फिगर अपीयर हो रही है वो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस में भी आ रही है कि उससे मैच हो रही है कि नहीं। और अगर कोई सब्सिडी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है तो उससे भी मैच हो रही है कि नहीं। मुझे ये बताइए, क्या हम ऑडिट रिपोर्ट में एज ऑडिटर कोई इस तरह की बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक अकाउंट्स के साथ मैच करते हैं? बता दे कहां करते हैं? नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू में नहीं करते। एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ में ये बात करते हैं कि हमने देखना है कि जो फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर हो रही हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी वही फिगर है कि नहीं। तो इसको कहते हैं एग्री करना। हमारा हर एरिया में, ऑल एरियाज में ये हम स्टेप परफॉर्म करते हैं। क्या कि देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर होने वाली फिगर जर्नल लेजर के बैलेंस के साथ, जीएल के बैलेंस के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही, और अगर कोई सब्सिडी लेजर है उसके साथ भी मैच कर रही है कि नहीं। सब्सिडी लेजर पता ना आपको क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल सब्सिडी लेजर है, सब्सिडी रिकॉर्ड कर लें। ये सब्सिडी लेजर है, सब्सिडी रिकॉर्ड होता है
इंडिविजुअल आइटम वाइज रिकॉर्ड। इंडिविजुअल, जैसे फर्ज कीजिए, अब मैं एक प्रोसीजर आपको दे रहा हूं, आपने इसमें से गलतियां निकालने हैं। एग्जाम में है क्रेडिटर्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखिए। मैंने प्रोसीजर क्या लिखा? एग्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद जर्नल लेजर। बताइए क्या सही प्रोसीजर है? भाई मैंने बताया नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस चीज का बैलेंस एग्री कर रहा हूं। मुझे लिखना चाहिए था एग्री क्रेडिटर्स अपीयरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद जी। अब जीएल की बजाय यहां पे बेहतर था, वैसे जीएल भी चल जाता होता है, लेकिन बेहतर था मैं लिखता क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट के साथ बैलेंस एग्री किया। भी स्पेसिफिक नाम, स्पेसिफिक वर्ड यूज करें, ज्यादा बेहतर है। एंड आल्सो विद सब्सिडरी लेजर। क्या मुझे यह भी लिखना चाहिए था कि नहीं? मुझे सब्सिडरी लेजर का भी जिक्र करना चाहिए था, लेकिन मुझे यह नहीं लिखना चाहिए था एग्री विद सब्सिडरी लेजर। मुझे क्या लिखना चाहिए था? एग्री अमाउंट्स अपीयरिंग इन क्रेडिटर, एग्री अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स अपीयरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट एंड आल्सो विद सब्सिडी लेजर। नहीं, आल्सो जनरल लेजर नहीं, जनरल लेजर तो कंट्रोल अकाउंट हो गया। क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट तो जनरल लेजर में होता है मेरे भाई। बुक्स ऑफ परचेज लेजर, भाई सब्सिडी लेजर तो दो तरह के होते हैं, वो तो सेल्स लेजर भी होता है, परचेज लेजर भी होता है। मैं अगर सब्सिडी लेजर का वर्ड यूज कर देता हूं, उसे पता चलेगा कौन सा कह रहा हूं मैं। वो हो सकता है मैं परचेज लेजर कह रहा हूं, वो सेल्स लेजर समझ बैठे। तो बेहतर होता है हमने स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ प्रोसीजर को बताना, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो चलिए वैसे लिख दे, सिर्फ सब्सिडी लेजर लिख दे, वो भी चल जाएगा, लेकिन बेहतर होता है स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ। अब अगर एग्जाम में वो कहे डेटर्स का सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखो, मेरा पहला प्रोसीजर क्या होगा? एग्री अमाउंट ऑफ डेटर्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट विद डेटर्स कंट्रोल अकाउंट एंड विद सेल्स लेजर। शाबाश। अच्छा, सेल्स लेजर में और कंट्रोल अकाउंट में क्या फर्क है बताने की जरूरत है? कंट्रोल अकाउंट में एग्रीगेट टोटल की फिगर आ रही होती है, उसमें यह पता चलता है कि हमारे टोटल डेटर्स कितने हैं। भाई उसमें मिस्टर ए से कितने पैसे लेने हैं, बी से कितने लेने हैं, सी से कितने लेने हैं, ये सेल्स लेजर से पता चलता है। सेल्स लेजर में इंडिविजुअल पार्टी वाइज रिकॉर्ड होता है। भाई कुछ बात समझ आई? एग्री करना, एग्री करना क्लियर हो गया? अच्छा क्लियर हुआ तो बताइए फिर। इन्वेंट्री है, पहला प्रोसीजर क्या होगा? एग्री अमाउंट ऑफ एंट्री इन्वेंट्री अपीयरिंग इन बैलेंस शीट विद इन्वेंट्री अकाउंट एंड आल्सो विद स्टॉक शीट। शाबाश, स्टॉक शीट कह ले, इन्वेंट्री शीट कह ले, इन्वेंट्री लिस्टिंग कह ले। ठीक है, आपको पता है? अच्छा, इन्वेंट्री अकाउंट में और स्टॉक शीट में क्या फर्क होता है? स्टॉक शीट सब्सिडी रिकॉर्ड है, इन्वेंट्री अकाउंट में तो टोटल बैलेंस आ रहा होगा ना, 25,332 रुपए की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, लेकिन उसमें कौन कौन सी आइटम्स हैं, क्वांटिटी क्या है, इंडिविजुअल आइटम्स की कॉस्ट क्या है, ये सारा स्टॉक शीट पे आ रहा होता है। इंडिविजुअल आइटम वाइज डिटेल। सब्सिडी रिकॉर्ड क्या होता है? इंडिविजुअल आइटम वाइज डिटेल। भाई कुछ समझ आया आपको? नहीं अभी समझ नहीं आया। फिक्स एसेट्स का आ गया एरिया, उसने कहा सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताओ। पहला प्रोसीजर क्या होगा? एग्री फिक्स एसेट्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट विद फिक्स एसेट्स अकाउंट एंड आल्सो विद फिक्स एसेट्स रजिस्टर। आपको पता है फिक्स एसेट रजिस्टर क्या होता है? जी, 50 रुपए दूंगा उस स्टूडेंट को इनाम जो मुझे बताएगा फिक्स एसेट शेड्यूल और फिक्स एसेट रजिस्टर में क्या फर्क है। फिक्स एसेट जी अच्छा, और फिक्स एसेट शेड्यूल उसमें भी तो यही लिखा होता है कि कौन से एसेट आपने खरीदे, कितनी डेप्रिसिएशन हुई, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। जी मेरे भाई, फॉर एग्जांपल एसी के ऊपर नंबर लिखा होगा और वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रही होती है, तो ये होता है हमारा फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। जी जी। स्केड्यूल जो होता है वो तो हम डिस्क्लोजर के अंदर होता है। स्केड्यूल में अगर मैं आपसे कहूं दो हरफी बात करें, लंबी चौड़ी नहीं, फिक्स एसेट शेड्यूल में और फिक्स एसेट रजिस्टर में क्या फर्क है? जी
क्या फर्क है? स्पेलिंग, शाबाश। सर वो रिक्वायर्ड बाय IFRS। नहीं, एक किसी हद तक आपका आंसर ठीक है, चलें ये आपको ना। अब सुन लें, फर्क सुन लें। फिक्स एसेट शेड्यूल बनता है एग्रीगेट बेसिस पे, फिक्स एसेट रजिस्टर बनता है इंडिविजुअल एसेट्स की बेस पे। आप फिक्स एसेट शेड्यूल को देखें, उसमें भी इंफॉर्मेशन वही होती है, ओपनिंग बैलेंस, खरीदा बेचा, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन कितनी है, बुक वैल्यू तक आ रही होती है। फिक्स एसेट रजिस्टर पे भी है, फिक्स एसेट शेड्यूल में भी इंफॉर्मेशन सारी वही। फर्क क्या होता है? फिक्स एसेट शेड्यूल असल में टोटल की बेसिस पे बन रहा होता है। फिक्स एसेट शेड्यूल में आपको यह पता चलेगा व्हीकल्स टोटल कितनी है, 25 करोड़ की, ठीक है, और उसमें एडिशन कितना हुआ, डिस्पोजल कितना, क्लोज। लेकिन उस 25 करोड़ में टोटल कौन कौन सी 25 गाड़ियां फॉर एग्जांपल या 50 गाड़ियां कौन कौन सी है, उन गाड़ियों के नंबर क्या हैं, हर एक गाड़ी कब खरीदी गई, ये सारी डिटेल आपको फिक्स एसेट शेड्यूल से नहीं मिलेगी। देख लें, फिक्स एसेट शेड्यूल पढ़ लें, देख लें, उसमें लिखा होगा लैंड एंड बिल्डिंग। क्या उसमें यह लिखा होता है कि लैंड जो है ये किस जगह पे वाकया है, इसका एरिया कितना है? उसमें देखें मशीनरी लिखा होगा, क्या ये लिखा होगा मशीनरी किस किस्म की है? व्हीकल्स लिखा होगा, क्या ये लिखा होगा इसमें गाड़ियां कितनी है, बाइक्स कितनी है, और गाड़ी का नंबर कौन कौन सा है? ये फिक्स एसेट शेड्यूल पे नहीं लिखा होता। कहां लिखा होता है? फिक्स एसेट रजिस्टर में। फिक्स एसेट रजिस्टर एक सब्सिडी रिकॉर्ड है जिसमें इंडिविजुअल आइटम वाइज डिटेल आ रही होती है, जिस तरह सेल्स लेजर में, जिस तरह परचेज लेजर में। मुझे बताइए, अगर आपको मैं कहूं डेटर्स कंट्रोल अकाउंट है, सिर्फ इसकी बेस पे फिक्स ये डेटर्स को वेरीफाई कर लो, क्या वेरीफाई कर लेंगे? नहीं कर। जब तक आपको पता ही नहीं कि इसमें टोटल डेटर्स कितने हैं, किस बंदे से कितने पैसे लेने हैं, आप उससे कंफर्म नहीं करेंगे, कंफर्मेशन लेटर लिख के कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? उसी तरह अगर मैं आपसे कहूं इन्वेंट्री का टोटल बैलेंस ये है, इंडिविजुअल आइटम वाइज डिटेल ना दूं आपको कि मेरे पास टोटल कितनी इन्वेंट्रीज बढ़ी हुई हैं, बेकरी का ऑडिट करने के लिए जाएं, आपको इतना बता दिया जाए कि 25 लाख की इन्वेंट्री है, ये ना बताया जाए बोतलें कितनी है, आइसक्रीम कितने हैं, केक कितने हैं, बिस्किट कितने हैं, तो क्या आप उसकी इन्वेंट्री को काउंट कर सकेंगे? नहीं कर सकते। सिर्फ अमाउंट्स की बेस पे ऑडिट थोड़ा ही हो जाता है, हमें पता होना चाहिए उस अमाउंट्स के पीछे चीजें कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, फिर इनकी वेरिफिकेशन हो सकेगी। तो फिक्स एसेट रजिस्टर हमारा इंडिविजुअल एसेट्स का रिकॉर्ड है। फिर इसमें फर्नीचर का अलहदा फिक्स एसेट रजिस्टर बनता है, उसका सेक्शन अलहदा होता है, व्हीकल्स का अलहदा है, मशीनरी का अलहदा है, प्रॉपर्टी का अलहदा है, उनमें इंडिविजुअल एसेट्स की डिटेल होती है, फिर उनका जो टोटल आता है उसको उठा के फिक्स एसेट शेड्यूल में कॉपी कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फिक्स एसेट शेड्यूल है, फिक्स एसेट रजिस्टर है, जो फिक्स एसेट टी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, और जो बैलेंस शीट में अमाउंट आ रही है, ये सारी एग्री होनी चाहिए। कुछ समझ आए फिक्स एसेट रजिस्टर क्या? नहीं समझ आए? आगे तो मुझे बताइए। एक और सवाल का जवाब ये लें, उस पर भी 50 मिनट। अब भैया चले 100 कर देता हूं, लेकिन जवाब पूरा सही होगा तो फिर मिलेंगे, आधे पे 50 नहीं मिलेंगे, ये एग्री कर लें। 50 ही कर दूं? चलें 50 कर देता हूं। सुन लें, ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिसिंग मेंबर ने आईकैप से पूछा। आईकैप की वेबसाइट पे आपको बताया था वो सिलेक्टेड ओपिनियंस होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन एक जगह पे डिस्कस हुआ। उसने पूछा, हमारा एक क्लाइंट है, ऑडिटर ने पूछा, हमारा क्लाइंट है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, उसके पास उसने फिक्स एसेट रजिस्टर प्रिपेयर नहीं किया, क्या हम अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे सकते हैं? जी जित हाथ उठाइए, 1 2 3 4, 1 बाय 1। जी मेरे भाई आगे एक्सप्लेन करें। इससे ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे अकाउंटिंग का पार्ट नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ अगर क्लाइंट हमें कोई इनवाइस भी ना दे, सेल इनवाइस, तो हमें फिर भी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेल इनवाइस भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आ, अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते क्योंकि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं, तो वो कह रहे हैं वेरीफाई नहीं कर सकते हम। जी अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, अगर एविडेंस मिल गया ठीक है, वरना
हम स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी। जी भैया आप एंड पे भाई वो कोई नहीं ओपिनियन जी। अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे, साथ में अदर मैटर पैराग्राफ दे देंगे। अदर मैटर पैराग्राफ क्यों देंगे? अच्छा अदर मैटर पैराग्राफ से क्यों? सुन लें, इसमें एक स्टूडेंट आधा क्वेश्चन, वैसे मैं असूली तौर पे मुझे प्राइज देना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एप्रिसिएशन के लिए दे देता हूं इनको, ठीक है। इनका भी वैसे किसी हद तक ठीक था एप्रिसिएशन के लिए भी, लेकिन चूंकि पहले नहीं इनका तो बिल्कुल। अब इसका आंसर सुन लीजिए, कंप्लीट आंसर सुन। उसने कहा फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन नहीं हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे फिक्स एसेट की? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपनी का एसेट है कौन सा नहीं? तो चूंकि फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे, फिजिकल वेरिफिकेशन एसेट्स की नहीं कर सकते, स्कोप लिमिटेशन है, ओपिनियन जो है वो मॉडिफाई होना चाहिए। प्लस जो पॉइंट आप स्किप कर गए वो ये था कि एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ में भी मेंशन करना चाहिए कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ना ये बताना था तो बताया क्यों नहीं? अगर आप ये बता देते तो फिर आपको ये प्राइज मिल जाता, क्योंकि आपका और उनका तकरीबन एक जैसा था, लेकिन चूंकि पहले इन्होंने बताया था इसलिए फिर मैंने इनको। चलिए अब ये फिक्स एसेट जिससे फिक्स शेड्यूल में फर्क समझ आ गया, भूलेंगे तो नहीं ना? कोई आपसे कहे लंबी चौड़ी बात ना करो, दो हरफी बात बताओ, फिक्स एसेट शेड्यूल फिक्स एसेट रजिस्टर में क्या फर्क है? हम क्या कहेंगे? फिक्स एसेट रजिस्टर इंडिविजुअल एसेट वाइज डिटेल है, इंडिविजुअल आइटम वाइज डिटेल, और फिक्स एसेट शेड्यूल एग्रीगेट। हम कहेंगे वही फर्क जो सेल्स लेजर में और कंट्रोल अकाउंट में है, वही फर्क जो स्टॉक शीट में और इन्वेंट्री अकाउंट में है, वही फर्क फिक्स एसेट रजिस्टर में और फिक्स एसेट शेड्यूल में। चलिए तो एग्री क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं। हमने रिकॉर्ड को एग्री करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर को बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ एग्री करना है, प्लस अगर कोई सब्सिडी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है उसके साथ। आगे चलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। भाई फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकली चेक करना। भाई किन को चेक करना? टेंजिबल एसेट्स को। जैसे किस किस को कर सकते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन? किस किस एरिया में कर सकते हैं? इन्वेंट्री में कर सकते हैं, शाबाश। फिक्स एसेट्स में कर सकते हैं, शाबाश। कैश में कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं। एक स्टूडेंट कहने लगा सर डेटर्स की भी फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर भाई डेटर्स कोई सिंध में होगा, कोई सखर में हो, कोई मुल्तान में हो, कोई फैसला, उनके पीछे भागेंगे भाई। 4 डेटर की फिजिकल वेरिफिकेशन की, महीना तो इधर गुजर जाएगा। पता चले डेटर आगे आगे पीछे पीछे हम फिजिकल वेरिफिकेशन करने। डेटर पे फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी, उनके लिए कंफर्मेशन होते हैं, उसकी तरफ अभी आते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन पता चल गया क्या है? इन्वेंट्री, फिक्स एसेट, कैश के एरिया में होगी। अब सुनिए, फिजिकल वेरिफिकेशन भी 2 तरह से हो सकती है, 2 तरह से हो सकती है। इससे आपको एक पुराना कंसेप्ट याद आएगा। किन तरीकों से हो सकता है? एक होती है लिस्ट टू फ्लोर, एक होती है फ्लोर टू लिस्ट। भाई ये क्या मतलब? क्लाइंट से मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए स्टॉक शीट लूंगा कि नहीं लूंगा? भाई वो इंडिविजुअल इन्वेंट्री वाइज तो वही स्टॉक शीट ली मैंने। अगर मैं स्टॉक शीट से सैंपल सेलेक्ट करके क्लाइंट को कहता हूं ये किधर है, ये किधर है, ये किधर है, क्लाइंट कहता है ये देखे स्ट्रक्चर पड़ा, ये वाला एसेट, ये वाला एसेट, ये लिस्ट टू फ्लो। इससे बताइए, एक प्रोसीजर ये है, एक दूसरा प्रोसीजर, दोनों में फर्क है। दूसरा प्रोसीजर सुनिएगा, मैंने क्लाइंट से कहा ये वाला स्टॉक जो पड़ा हुआ है बताओ लिस्ट में किधर है, ये वाला स्टॉक पड़ा हुआ बताओ लिस्ट में किधर है। फ्लोर से सैंपल उठा के लिस्ट में चेक कर रहा हूं आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहला था लिस्ट टू फ्लोर, दूसरा है फ्लोर टू लिस्ट। बताइए दोनों प्रोसीजर एक जैसे हैं, फर्क? लिस्ट टू फ्लोर में कौन सी असर्शन वेरीफाई हो रही है? एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। और फ्लोर टू लिस्ट में कौन सी असर्शन? कंप्लीट। लिस्ट टू फ्लोर में देख रहा हूं जो एसेट रिकॉर्ड हुआ है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और फ्लोर टू लिस्ट में मैं देख रहा हूं जो एसेट एग्जिस्ट कर रहा है रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। वो याद है बहुत, डोर के एक सिरे से दूसरे पे जाएं तो एविडेंस कोई और है, और दूसरे सिरे से पहले पे आए तो एविडेंस कोई और है। याद है ये बात? हाँ, चैप्टर 3 सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एप्रोप्रिएटनेस में था रेलिवेंस और रिलायबिलिटी,
रेलिवेंस में पहला पॉइंट यही नहीं था? है? नहीं याद आया? रिवीजन करते हर हफ्ते तो फिर याद आता ना। हाँ, ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट का फर्क। तो फिजिकल वेरिफिकेशन समझ आया क्या है? लिस्ट टू फ्लोर, फ्लोर टू लिस्ट समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन ये क्या होती है? किन किन को सेंड करते हैं? डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, बैंक को, लॉयर्स को। भाई वो ना सेंड करना, ये ना एक्सेप्शन आइडेंटिफाई हो जाए, बाद में पता चले मिस स्टेटमेंट है। नहीं भाई, एक्सटर्नल कंफर्मेशन डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, बैंक को और लॉयर्स को। तो ये हो गए हमारा, ये एक्सटर्नल क्लियर हो गया ना आपको क्या होता है? ये तो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम कि रिटर्न फॉर्म में थर्ड पार्टी से पूछते हैं कि बताओ क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या। अब इसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? वो अभी हमने रिस्क असेसमेंट थोड़ी देर पहले करके हटे हैं। हाँ बिल्कुल। एनालिटिकल प्रोसीजर बताइए, इनकम स्टेटमेंट पे परफॉर्म होता है कि बैलेंस शीट पे भी परफॉर्म होता है? इनकम स्टेटमेंट पे तो हम परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट पे परसेंटेज का साइन बनाया मैंने, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। जैसे इस साल की इनकम या एक्सपेंस को पिछले साल के इनकम एक्सपेंस के साथ कंपेयर करो। अगर पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा है, क्लाइंट से पूछो क्यों ज्यादा है। अगर पिछले साल की निस्बत इस साल इनकम एक्सपेंस कम है, क्लाइंट से पूछो क्यों कम है। अच्छा, क्लाइंट कहता है सर एक्सपेंस अगर कम है तो हमारा फायदा ही है इसमें। क्लाइंट ये कहेगा, हम कहेगा भाई फायदा तुम्हारा है, हमारा तो रिस्क है। क्या अंडरस्टेटेड है? क्लाइंट कहेगा सर इनकम ज्यादा है तो टेंशन की क्या बात है, हमारा तो इसमें फायदा ही है। हम कहेंगे फायदा तुम्हारा है, हमारा तो रिस्क है इसमें। क्या रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट का। तो चाहे इनकम या एक्सपेंस इंक्रीज हो डिक्रीज हो, दोनों सूरतों में पूछना है। तो ये कंपैरिजन करना इस साल के इनकम एक्सपेंस को पिछले साल के इनकम एक्सपेंस के, ये क्या कहलाता है? एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या बैलेंस शीट के एज ऑन की फिगर को पिछले साल की एज ऑन की फिगर के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, वो डेली बेसिस पे कम ज्यादा होती है। वो तो डेली बेसिस पे, उनके लिए हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब है परसेंटेज या रेशियोज कैलकुलेट करना। इनकम स्टेटमेंट है तो परसेंटेज, बैलेंस शीट है तो रेशियोज कैलकुलेट करना। रेशियोज का अब खुद बताइए किन किन एरियाज में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो सकता है? इनकम स्टेटमेंट के हर एरिया में। इनकम स्टेटमेंट के, बैलेंस शीट के, डेटर्स में डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स में क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री, शाबाश, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो। बिल्कुल ठीक। चले आगे चलते हैं। ठीक है। वैसे करंट रेशो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे बेहतर नहीं है, रिस्क असेसमेंट के तौर पे अच्छी है। क्योंकि करंट रेशो स्पेसिफिकली किसी एक एरिया को फोकस नहीं कर रहे। यहां पे हमने स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड प्रोसीजर बताने होते हैं। बहरहाल, इसके बाद इंस्पेक्शन या वाउचिंग का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। जो याद रखे, हर ट्रांजैक्शन के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमारा प्रैक्टिस में सिंपल रूल होता है कि जो ट्रांजैक्शन के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है वो फेक है, फ्रॉड है। जो ट्रांजैक्शन के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं, फेक है, फ्रॉड। जैसे मुझे बताइए, सेल्स के ट्रांजैक्शन है, इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा? इसमें होगा सेल्स ऑर्डर होगा, गुड डिस्पैच नोट होगा, सेल इनवॉइस होगी, कस्टमर एक्नॉलेजमेंट भी होगी। कस्टमर एक्नॉलेजमेंट पता ना क्या होती है? नहीं पता? नहीं, मिसाल दे दूं। जब रिजल्ट आता है आई कैप का लेटर
कोरियर वाला जो है हमें कहता है ये सर आई कैप का आपका रिजल्ट है, पता तो आपको होगा ही, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आप तक पहुंचाना, इसको रिसीव कीजिए। फिर आप रिसीव करके घर के अंदर चले जाते हैं, कहता है नहीं नहीं भाई साइन कर दे कि हमने ये वसूल पाया, ठीक है। तो वो साइन जो होते हैं उसे कहते हैं कस्टमर एक्नॉलेजमेंट। मुझे ये बताइए छोटा सा लेटर जो कि आप वसूल भी नहीं करना चाह रहे, वो जब आपको देता है आपसे एक्नॉलेजमेंट ले लेता है, तो जब लाखों की चीजें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर रही होगी तो जो पार्टी रिसीव कर रही है उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं ली जाएगी? बिल्कुल ली जाएगी, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आवे। तो वो उसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। अब बताइए परचेज की ट्रांजैक्शन है, क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगी? गोल्ड रिसीट नोट, परचेज ऑर्डर, परचेज इनवॉइस, शाबाश। अच्छा यूटिलिटी एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस पता है क्या होते हैं? हाँ इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, गैस। क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगी भाई? बिल्स होंगे इनके, और क्या होगा? सैलरीज एक्सपेंसेस, पेरोल शीट। पेरोल शीट पता है आपको क्या होती है? चले कोई बात नहीं, डिटेल में समझा दूंगा अगले किसी लेक्चर में। तो ये सारी कैलकुलेशन, सैलरीज की जो सारी कैलकुलेशन होती है ना, वो जिस सफ़े पे होती है उसे कहते हैं पेरोल शीट। तो इंस्पेक्शन या वाउचिंग में क्या करते हैं हम? जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होती है उनको चेक करते हैं। ये भी तकरीबन हर एरिया, ऑल एरियाज पे परफॉर्म होती है, ऑल एरियाज पे। क्लियर हुआ इनका मतलब क्या? इंस्पेक्शन और वाउचिंग। इंस्पेक्शन कह ले, वाउचिंग कह ले, एक ही बात है। फिर इसके बाद रिकंसिलिएशन। हाँ रिकंसिलिएशन। अच्छा रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? एक डाटा जो डिफरेंट प्लेसेस पे मेंटेन हो रहा है उसे रिकंसाइल करना, इसे कहते हैं रिकंसिलिएशन। जिंदगी में एक दफा रिकंसिलिएशन बनाई मैंने, उसके बाद तौबा कर ली, कभी नहीं बनाने। वो हमारी फर्म, हमें लिस्टेड क्लाइंट था हमारा एक, तो इस्लामाबाद में था। तो फर्म जब टीम को ऑडिट करने के साथ भेजते हैं, बजट दे के भेजते हैं। तो दो टीम्स थी, एक हमारी टीम थी जिसका मैं सीनियर था, एक दूसरी टीम थी दूसरा सीनियर था। हमने कहा चलें कंट्रोल पर्पस के लिए कैश एक जगह पे रहे, एक ही बंदा कंट्रोल करे तो ज़्यादा बेहतर है। हमने कहा ऐसा करें कैश आप रखो, खर्चे करते रहेंगे, जब जॉब एंड होगी तो टैली कर लेंगे हमारा कितना खर्चा है, उसमें से जितना हमारे पैसे बचेंगे आप हमें दे दीजिएगा, हम आगे टीम को फिर बांटने होते हैं जो भी पैसे बच जाते हैं। तो एंड पे जब बैठे उन्होंने पूछा सीनियर ने, हाँ भाई तुम्हारे मुताबिक कितना बैलेंस है? मैंने कहा 25,000। उसने कहा मेरे मुताबिक भी इतना है। तो मैंने कहा लाए फिर? कहता नहीं नहीं मैंने देने नहीं है, तुमसे लेने हैं। मैंने कहा शाबाश। मुझे बताइए क्या रिकंसिलिएशन टैली हो गई? नहीं भाई रिकंसिलिएशन कहाँ, रिसीवेबल उधर पेएबल उधर, वो फिर 10,000 पे जाके बात निपटी। अच्छा तो रिकंसिलिएशन में अगर फर्क आ जाए तो क्या कर, जो बैलेंसेस में फर्क आ जाए रिकंसिलिएशन बनानी चाहिए। रिकंसिलिएशन बताइए जरा किस किस एरिया में बनती है? बैंक में। कैश में कौन सी होती है भाई? भाई कैश में आज तक नहीं मैंने बनाई, मुझे ना मैंने सुनी। बैंक में, इन्वेंट्री में, शाबाश। इन्वेंट्री में पता है ना काउंटिंग में क्वेश्चन करते हैं फिजिकल बैलेंस और बुक बैलेंस का। और डेटर्स में की भी रिकंसिलिएशन होती है कि नहीं होती? क्रेडिटर्स की भी होती है, प्रॉफिट की भी होती है। भाई वो कॉस्ट काउंटिंग में होती होगी प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन। टैक्स की नहीं भैया वो रिकंसिलिएशन इधर नहीं, इधर सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंट्री, डेटर्स और क्रेडिटर्स की रिकंसिलिएशन। रिकैलकुलेशन प्रोसीजर क्या होता है भला? अच्छा सॉरी मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, ठीक है। जब हम रिकंसिलिएशन वाला प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे, सोच के बताइए हम क्या लिखेंगे? कि हमने रिकंसिलिएशन बनानी है ये लिखेंगे कि हमने रिकंसिलिएशन चेक करनी है? शाबाश, ये ज़हन में रखे भाई, बनाने वाला काम तो क्लाइंट का है, रिकंसिलिएशन बनाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी थोड़ी है। रिकंसिलिएशन बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का हिस्सा है। तो प्रोसीजर परफॉर्म करते ये ना लिख दें कि वी प्रिपेयर्ड रिकंसिलिएशन, नहीं, वी चेक, हम चेक करेंगे।
अच्छा, रिकैलकुलेशन का मतलब क्या है? मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। किसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक? सेल इनवाइस की अमाउंट्स की, परचेज इनवाइस की अमाउंट्स की, डेप्रिसिएशन के सैंपल बेस पे कुछ एसेट्स की डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वेंट्री है तो उसमें वेटेड एवरेज या फाइफो की सैंपल बेस पे रिकैलकुलेशन कर सकते हैं। टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसकी रिकैलकुलेशन कर सकते हैं। सही है कि नहीं? तो ये रिकैलकुलेशन कहां कहां परफॉर्म हो सकती है? ये सेल इनवाइस, परचेज इनवाइस पे भी हो सकती है, और इसके अलावा डेप्रिसिएशन सैंपल बेस पे रिकैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड रिकैलकुलेट कर सकते हैं, फाइफो वेटेड एवरेज। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्लाइंट ने जो प्रिपेयर किया उसे कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। ये हमारा रिकैलकुलेशन का प्रोसीजर है। हाँ, तो अच्छा, ये कुछ लाइन ऊपर नीचे हो रही है, इससे प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? वो समझ आ रहा है ना कौन सा प्रोसीजर के? बाकी वैसे भी ज़बानी कलामी भी आप नोट कर रहे होंगे। सब्सिक्वेंट पेमेंट, हाँ, सब्सिक्वेंट पेमेंट का मतलब क्या है? ईयर एंड के बाद की पेमेंट। जरा आगे जुमला बोलने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। हमारे ऑडिट में एक रूल है, असूल है, वो कहते हैं ईयर एंड के बाद पैसे रिसीव होना इस बात का एविडेंस है कि ईयर एंड पे रिसीवेबल था, या ईयर एंड के बाद पैसे पे करना इस बात का एविडेंस है कि ईयर एंड पे पेएबल था। बताइए, आप एग्री करते हैं इस असूल से? कहते हैं इसी असूल के मुताबिक क्या करना है, क्लाइंट ने जितने भी रिसीवेबल रिकॉर्ड किए हैं ईयर एंड पे, ईयर एंड के बाद चेक करो रिसीव हो गया कि नहीं। अगर रिसीव हो गए तो इसका मतलब जेन्युइन है रिसीवेबल। अगर ईयर एंड के बाद रिसीव नहीं हुए तो रिस्क है कि फेक हो। इसी तरह कहता है जितने भी पेएबल्स हैं ईयर एंड के बाद चेक करो पे हो गए कि नहीं। अगर पे हो गए तो इस बात का एविडेंस है कि पेएबल जेन्युइन था, और अगर ईयर एंड के बाद पे नहीं हुए, रिस्क है क्या? फेक। अब सुने, यहां पे भी दो तरह के प्रोसीजर हैं। उम्मीद है नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कोशिश करना मेरा फर्ज है। दो प्रोसीजर बता रहा हूं, आपने बताना है दोनों में फर्क समझ आया कि नहीं। पहला प्रोसीजर, ईयर एंड पे जो रिसीवेबल रिकॉर्ड किए हैं, ईयर एंड के बाद देखा, सैंपल उठाया, ईयर एंड पे रिसीवेबल देखा, ईयर एंड के बाद कैश रिसीव हो गया कि नहीं। एक प्रोसीजर ये। दूसरा प्रोसीजर, ईयर एंड के बाद कैश रिसीव हुआ, वो सेलेक्ट करके देखा ईयर एंड पे रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ था कि नहीं। भाई दोनों एक ही प्रोसीजर है कि फर्क है? शाबाश। अगर ईयर एंड पे रिसीवेबल को सेलेक्ट किया और देखा ईयर एंड के बाद रिसीव हो गया कि नहीं, कौन सी असर्शन है? कौन सी है? एग्जिस्टेंस। और ईयर एंड के बाद जो कैश रिसीव हुआ, सेलेक्ट करके देखा ईयर एंड पे रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। वही फर्क जो इन्वेंट्री में लिस्ट टू फ्लोर, फ्लोर टू लिस्ट में है, वही फर्क जो हमने पढ़ा था रेलिवेंस में, सेल्स की अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट, परचेजेस की अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट, वही फर्क यहां पे है। तो जिस तरह फिजिकल वेरिफिकेशन दो तरह से हो सकती है, लिस्ट टू फ्लोर, फ्लोर टू लिस्ट, उसी तरह सब्सिक्वेंट पेमेंट भी दो तरह से हो सकती है। बैलेंस शीट पे रिसीवेबल पेपर रिकॉर्ड करके देखो बाद में कैश सेटलमेंट हुई कि नहीं, या बैलेंस शीट के बाद कैश सेटलमेंट देखो कि ईयर एंड पे रिकॉर्ड हुई कि नहीं। समझ आया? एक ही डोर के दो सिरे हैं, ए से बी पे जाए एविडेंस कुछ और है, और बी से ए पे आए एविडेंस कुछ और है। एजिंग एनालिसिस, बताइए एजिंग एनालिसिस क्या होती है? कितने ऐसे तक कौन सा? रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग। क्या एजिंग सिर्फ रिसीवेबल के केस में? एजिंग का मतलब होता है क्लासिफाई करना आपका कौन सा एसेट कितना पुराना है। एजिंग इन्वेंट्री की भी बनती है, रिसीवेबल की भी बनती है, क्रेडिटर्स की भी बनती है, लीज की
मैंने नहीं लीज की आज तक बनाई भाई, मुझे नहीं पता। ना ना नहीं नहीं भाई, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बनाए, हमें कोई इतराज नहीं है, बनाते रहे बनाते रहे। लेकिन हमने जो किताबों में पढ़ा है और जो प्रैक्टिस में सीखा है, एजिंग एनालिसिस वो होता है डेटर्स, क्रेडिटर्स और इन्वेंट्री, तीनों की एजिंग। अब यहां पे क्वेश्चन आपके जहन में छोड़े जा रहा हूं, लेकिन जवाब नहीं दूंगा। आप कहें सर इन्वेंट्री की एजिंग क्यों बनती है, समझ में आता है, प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है एनआरवी पे, स्लो मूविंग। डेटर्स की एजिंग क्यों बनती है, समझ में आता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड। एक क्रेडिटर की एजिंग क्यों बनती है, इन पे कौन सा प्रोविजन फॉर बैड क्रेडिटर होती है। इसका जवाब किसी लेक्चर में दूंगा इसी चैप्टर के। आगे चलते हैं। कट ऑफ, कट ऑफ क्या होता है, कट कर देना। भाई किसको कट कर देना, इस साल को किससे, अगले साल से। कट ऑफ यानी करते क्या है, 31 दिसंबर 2019, टाइम है रात के 11:59 सारी दुनिया हैप्पी न्यू ईयर का। हम ऑडिटर क्या कर रहे हैं, स्टॉक काउंट, क्लाइंट पे बैठे हैं, उससे कहते हैं भैया आपने आज की डेट में जो आखिरी सेल की है उसका नंबर नोट करवाओ। नंबर नोट कर लिया, फिर उसे कहते हैं खबरदार इससे पहले के जितने भी नंबर हैं अगले साल ना जाए, और इसके बाद के जितने भी नंबर हैं साल। इससे होता क्या है कि इस साल की इंश्योर क्या कर रहे हैं, इस साल की सारी सेल इसी साल में रिकॉर्ड हो, अगले साल की सारी सेल अगले साल में रिकॉर्ड हो। यह है कट ऑफ टेस्ट। किन किन एरियाज में किया जाता है, बड़े सेल्स और परचेजेस सबसे बड़ा। मकसद क्या होता है कि जो रेलिवेंट पीरियड की ट्रांजैक्शन है रेलिवेंट पीरियड में ही रिकॉर्ड हो। अब देखिए ये होता है सेल्स पे ज्यादातर, और किस पे होता है, परचेजेस पे। लेकिन चूंकि सेल्स इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है डेटर्स को, अगर सेल्स का कट ऑफ गलत है तो मतलब डेटर्स भी गलत है। परचेजेस का कट ऑफ गलत है, क्रेडिटर्स भी। इसीलिए हम कट ऑफ सेल और परचेज में भी लिखते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स में भी लिखते हैं। भाई कुछ कुछ बात समझ आई, आगे चलें। स्कैन लेजर मतलब क्या, स्कैन करना। भाई किसको स्कैन करना, टी अकाउंट को, लेजर को, और किसको स्कैन करना हमने, टी अकाउंट को, लेजर को। याद है आपको हकीम लुकमान वाली मिसाल दी थी, और भाई ऑडिट वाली मिसाल दी थी, और कौन सी देनी थी मैंने, वो नब्ज देख के मर्ज बता देता था जो। तो आपको कहा था कि पार्टनर भी हमारा फाइनेंशियल को स्कैन करके मिस स्टेटमेंट बता। मुझे बताइए क्या आप टी अकाउंट को स्कैन करके बता सकते हैं इस टी अकाउंट में मिस स्टेटमेंट है, नहीं बता सकते आप, मैं बता सकता हूं। कैसे, सुने सुने, रिपेयर एक्सपेंस का टी अकाउंट देखा, 500 एंट्रीज थी उसमें, मैंने एक उसमें क्रेडिट एंट्री भी आ रही थी, मैंने क्रेडिट आइटम को हाईलाइट करके कहा इसको चेक करो मिस स्टेटमेंट है। आपने चेक किया वो वाकई मिस स्टेटमेंट थी, वो कोई सेल्स की एंट्री रिपेयर एक्सपेंस में आ गई थी। आप हैरान परेशान, आपने कहा सर 500 एंट्री थी, 500 में से सिर्फ एक सेलेक्ट की, वो भी मिस स्टेटमेंट, ये क्या है। मैं भाई ये तो जादू है। बताइए क्या ये जादू है, भाई स्कैन लेजर है। किस लिए स्कैन करते हैं, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। भाई कैसे पता चलेगा लेजर को स्कैन करने से कौन सी ट्रांजैक्शन यूजुअल है कौन सी अनयूजुअल, वो हमारे टी अकाउंट की नेचर से पता चलेगा। डेबिट टी अकाउंट, एक्सपेंस के टी अकाउंट में सारी क्रेडिट आइटम्स अनयूजुअल, पकड़ लो मिस स्टेटमेंट होगी। क्रेडिट का टी अकाउंट सेल्स का है, सारी डेबिट आइटम्स, पकड़ लो मिस स्टेटमेंट होगी। रिपेयर एक्सपेंस है, स्कैन किया, ट्रांजैक्शन आ रही 2500, 2700, 3500, 5000, 300, 7000, 800, 20 लाख, 5700, 300, 20 लाख। हाँ पता चल गया ना, पता चलेगा ये तो फिक्स एसेट्स था, इधर क्लासिफाई हो गया। अकाउंट की नेचर से पता चलता है क्या अनयूजुअल आइटम है। फिक्स एसेट का डी अकाउंट देखा
20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 27,50,000, 3,832 रुपए, 3,800। छोटी छोटी जितनी भी आइटम्स है क्या है, रिपेयर एक्सपेंस है, इधर गलती से क्लासीफाई हो गए। अनयूअल आइटम नजर है तो बताइए क्या लेजर स्कैन करने से मिस स्टेटमेंट सामने आती है? रेंट का डी अकाउंट देखा, 13 ट्रांजैक्शन थी। हमने कहा रेंट तो हर महीने पे करते हैं, 12 महीने होते हैं, 13वीं ट्रांजैक्शन कहां से आ गई? 13वीं ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन गलत है। अच्छा कौन सी गलत है ये भी बता सकते हैं? जो सेम नहीं, हाँ जो अमाउंट सेम नहीं होगी, ये भी हो सकती है, या ये भी हो सकती है। बाकी सारी ट्रांजैक्शन 1 तारीख की है, एक दरमियान में ऐसी है जो 13 तारीख की है, तो 13 तारीख वाली क्या होगी? तो बताइए क्या भैया एडवांस दिया तो एडवांस एक्सपेंस अकाउंटिंग किससे सीखी है भाई? और कौन सा एडवांस एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट करते हैं भाई? खुदा का खौफ कर भाई, ऑडिट में तो फारग हो ही हो, अकाउंटिंग भी फारग है भाई, एडवांस डाल दे जी। तो स्कैन लेजर है कि नहीं अच्छा प्रोसीजर, परफॉर्म करना चाहिए किस एरिया पे? अच्छा गए, पहले पढ़ा तो नहीं हो आपने ऑडिट? चलें आगे चलते हैं। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? असर्शन पढ़ी थी प्रेजेंटेशन की कि डिस्क्लोजर आईएफआरएस के मुताबिक होने चाहिए। हमें देखना चाहिए जिस एरिया का भी ऑडिट कर रहे हैं, अगर आईएफआरएस कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है तो डिस्क्लोजर आईएफआरएस के मुताबिक होने चाहिए। इन्वेंट्री का ऑडिट करते हुए बताइए क्या इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर है जो आईएफआरएस बताता है? कौन से? हाँ एनआरवी वाला, प्लेज किया हुआ। फिक्स एसेट रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है? इम्पेयरमेंट से रिलेटेड है, शाबाश। चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड, बिल्कुल। अच्छा सेल से रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है? कोई लोकल एक्सपोर्ट इसकी है? हाँ बिल्कुल ठीक। तो अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या एग्री करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत से एरियाज ऐसे होते हैं जिनकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आईएफआरएस प्रेस्क्राइब करता है। हमने देखना आईएफआरएस के मुताबिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सारी पूरी की गई है कि नहीं। इसका पूरा नाम होता था पहले पुराने जमाने में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, अब सिर्फ प्रेजेंटेशन होता है। इंक्वायरी मतलब, अच्छा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ये हर एरिया में देखनी है, खास तौर पे उन बड़े बड़े फेमस एरियाज में जिनकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपने पढ़ी हुई है। कुछ की पढ़ी होंगी उनकी तो जरूर लिखें, जिनकी नहीं पढ़ी होंगी उनकी जनरल लाइन लिख देंगे कि देखेंगे अगर आईएफआरएस को डिस्क्लोजर प्रेस्क्राइब करता है वो इंक्लूड होना चाहिए। आ रही इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब क्या? पूछना। किस एरिया में करेंगे? ये भी हर एरिया में, हर एरिया में करेंगे। तो बताइए इन्वेंट्री में क्या इंक्वायरी करेंगे क्लाइंट से? हाँ कोई ऐसी इन्वेंट्री तो नहीं है जो ऑब्सोलीट हो गई हो, हमारा स्टॉक शाबाश किसी और के पास तो नहीं है। डेटर्स में क्या करेंगे? क्रेडिट पीरियड कितना आपका अलाउ कर रहे हैं ताकि उस क्रेडिट पीरियड से जो पुराने डेटर्स हैं उनकी प्रोविजन रिकॉर्ड की जाए। फिक्स एसेट से रिलेटेड क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है? ठीक है, कोई प्लेज तो कोई मॉर्टगेज तो नहीं करवाए हुए फिक्स एसेट। अब सुन लें ये सारा भाई पेज डिस्ट्रीब्यूट करें जल्दी से वो वाला। आज का सबसे अहम एक्ट देखें, आज का लेक्चर में स्टार्ट में क्या कहा था? आज का लेक्चर समझ लिया 50% सारे एरिया के सब्सटेंटिव प्रोसेस समझ लीजिए। लेकिन अब आपका इम्तिहान है कि वाकई कुछ सीखा कि नहीं सीखा। करना क्या है, ये एक पेज दिया जा रहा है आपको, इसमें लेफ्ट साइड पे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं और राइट साइड पे ऊपर एरियाज लिखे हुए हैं। सारे एरियाज नहीं, मैंने जो अहम वाले एरियाज हैं वो 9 एरियाज वो सेलेक्ट करके ऊपर लिखे हैं। आपने आज सिर्फ ये सोचना है कोई एरिया सेलेक्ट करें और ये सोचना है कि क्या इस एरिया में ये प्रोसीजर रेलिवेंट है कि नहीं। रेलिवेंट है तो टिक लगा दें, नहीं तो छोड़ दें। यानी हर प्रोसीजर को पढ़ते जाना है और देखना है ये इस एरिया में रेलिवेंट है कि नहीं। अच्छा सुन ले मेरे भाई, आपने हर प्रोसीजर को रेलिवेंट एरिया के साथ मिलाना है, ये डिसाइड करना है। अगर फर्ज कीजिए ट्रेड रिसीवेबल का एरिया पकड़ा आपने, पहले एरिया सेलेक्ट करें, पहले क्या सेलेक्ट करें? एरिया। फिर देखना है कि क्या इस एरिया से रिलेटेड ये वाला प्रोसीजर रेलिवेंट है
है तो टिक करें, नहीं रेलिवेंट तो छोड़ दें। फिर आगे चले, क्या ये वाला प्रोसीजर रेलिवेंट है तो टिक करें, वरना छोड़ दें, आगे चले। इस तरह ये काम करना है। गौर से सुन लीजिए दो बातें। पहली चीज, आपने प्रोसीजर टू एरिया नहीं चलना, एरिया टू प्रोसीजर चलना, एरिया टू प्रोसीजर। और ये 13 कॉलम है, ये 13 प्रोसीजर है और 9 एरियाज हैं। 13 ना 117 डब्बे हैं। आपके पास टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन है। कहानी में ट्विस्ट देखिए आने लगा। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से हर एरिया पे हर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। मैक्सिमम 60 टिक लगाने हैं आपने। मैक्सिमम कितने? 60, पूरे इस पूरे को कंप्लीट करने के लिए 60। अब आपने हर एरिया में देखना है कौन सा प्रोसीजर रेलिवेंट है, उसको टिक। लेकिन जहन में रखे, आप तो सिर्फ टिक लगाएंगे, लेकिन मेंटली आपके जहन में प्रोसीजर पूरा होना चाहिए। जैसे अगर आप इंक्वायरी को टिक लगाते हैं तो मैं आपसे पूछूंगा, बताओ भाई, तुमने कहा इंक्वायरी में, इस एरिया में इंक्वायरी करेंगे, क्या इंक्वायरी करेंगे? आपने कहा इस एरिया में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा क्राइटेरिया में आपने एनालिटिकल में टिक लगाया है, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर होगा? आपने बताना है सर क्राइटेरिया टर्नओवर रेशो, ठीक है। पेरोल में आपने टिक लगाया होगा एनालिटिकल प्रोसीजर में, तो मैं आपसे पूछूंगा तो आपको बताना चाहिए कि सर इस साल के एक्सपेंस को पिछले साल के एक्सपेंस के साथ कंपेयर। क्लियर होगी ये असाइनमेंट? ये आपने टिक करके लानी है, कल इसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। अभी ठहर जा भाई, ये अप्रेजल है, हमारी वैल्यूएशन है, ये जरा फिल करते जाए।